हेलो एवरीवन, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जूक कैम डीप स्टडी इन इजी वे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर के बारे में। जैसे कि आप सबको पता चल चुका होगा कि सीबीएसई ने 18 अक्टूबर को डेट शीट रिलीज कर दी है टर्म 1 एग्ज़ाम की। क्योंकि स्टूडेंट्स इस बार सीबीएसई 2 टर्म्स में एग्ज़ाम कराने वाली है। टर्म 1 जो कि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा और टर्म 2 जो कि आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा। टर्म 1 के एग्ज़ाम्स आपके 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। 17 नवंबर को आपको माइनर सब्जेक्ट का पेपर होगा। उसके बाद आपका जो मेन सब्जेक्ट है साइंस, ये आपका होने वाला है 2 दिसंबर को। तो स्टूडेंट्स, अब पूरा फोकस आपको अपनी स्टडी में लगाना है क्योंकि अब प्रिपरेशन के लिए टाइम बिल्कुल ही कम बचा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन से पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि इस बार जो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस पेपर का पैटर्न क्या होगा। क्योंकि अगर पैटर्न पता होगा तो एग्ज़ाम फेस करना हमारे लिए इजी होगा। स्टूडेंट्स, इस बार जो पैटर्न है उसमें आपका क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होगा। सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए, इसमें 24 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे। सेक्शन बी, इसमें भी 24 क्वेश्चन होंगे, इसमें से भी आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे। और सेक्शन सी, इसमें 12 क्वेश्चन होंगे और आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन पेपर 60 क्वेश्चंस का होगा और उसमें से 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चंस 0.8 मार्क्स का होने वाला है। इस तरह से 50 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस 40 मार्क्स के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। इन 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सीबीएसई 90 मिनट्स का टाइम देने वाली है। मीन्स 1.5 घंटे के अंदर आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको आंसर में OMR शीट दी जाएगी जिसमें आपको सर्कल फिल करना होगा। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सर्कल फिल किए जाते हैं, वैसे इस एग्ज़ाम में भी आपको सर्कल फिल करना होगा। इसका मतलब इस बार आपको ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका नंबर 0 हो जाएगा। आपको उस क्वेश्चन के लिए कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। रिटन एग्ज़ाम में क्या होता था, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो हो सकता है उसमें कुछ पॉइंट्स आपके सही हों और आपको 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन गलत किया, मिस्टेक की, तो आपके टोटल मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मीन्स उस क्वेश्चन के लिए आपका कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए हमारे साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। स्टूडेंट्स, और भी इन्फॉर्मेशन आपको हम देना चाहेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना ही आपके लिए पेपर अटेम्प्ट करना ईजी होगा। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम टाइमिंग 11:30 to 1 PM होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, एक अच्छी बात ये होगी कि आपको इस बार पेपर रीडिंग का टाइम 20 मिनट्स का मिलने वाला है। इससे पहले आपको पेपर रीडिंग के लिए ओनली 15 मिनट्स का टाइम मिलता था। इसका मतलब आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर 11 AM पर हर हाल में पहुंच जाना है और 11:10 पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाना है। 11:10 पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आप क्वेश्चन पेपर बहुत ही कंसंट्रेट होकर के रीड करिए और उसके बाद 20 मिनट्स के बाद 11:30 से आपको OMR शीट मिल जाएगी और आप अपना आंसर फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपका साइंस पेपर 2 दिसंबर को होने वाला है। इसका मतलब साइंस पेपर के लिए हमारे पास 1 मंथ का टाइम है। बहुत ही कम समय बचा है स्टूडेंट्स, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम हैं आपके साथ। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो साइंस प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारी होगी। सिर्फ स्टूडेंट्स, आपको 2 चीज़ों पर फोकस करना है, 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। नंबर 1, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कितने % मार्क्स कैरी करना है। दूसरी बात, आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हमारा टारगेट क्लियर है तो टारगेट क्लियर होने पर हमें क्या करना है ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और अगर हम फोकस अपना करते हैं उस टारगेट पर तो वो टारगेट 100% हम अचीव करते हैं। स्टूडेंट्स, फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम अपने टारगेट पर फोकस करते हैं तो हम 100% सफल होते हैं। जैसे अगर हम धूप में कोई पेपर रख देते हैं तो क्या पेपर बर्न होगा? नहीं बर्न होगा।
लेकिन अगर हम हैंड लेंस से सन की सारी रेज को फोकस कर देते हैं उस पेपर पर, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हीट कलेक्ट हो जाती है और पेपर बर्न हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इसी तरह से अपने टारगेट को फोकस करना है। जितनी एनर्जी आपके पास है, जो आप एनर्जी इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, वो सारी एनर्जी आपको अपने पढ़ाई पर फोकस कर देनी है। और जब फोकस होगा, सारी एनर्जी वहाँ पर कंसंट्रेट होगी, तो ज़रूर आप 100% सक्सेस होंगे। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम हैं आपके साथ, और आप अगर हमारे साथ हैं तो आपका टारगेट 100% आपके पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल जूक कैम डीप स्टडी इन इजी वे। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा रिवीजन कर लें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड इक्वेशन। और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है? x PbNO3 whole twice gives out y PbO plus z NO2 plus O2. Now see options. There are 4 options. Option A 2 2 4. Option B 2 4 2. Option C 3 4 5. एंड ऑप्शन डी 4 5 2। तो स्टूडेंट्स, ये एक बैलेंस इक्वेशन है जहाँ पर नंबर की जगह पर एक्स वाई एंड जेड मेंशन है। अब आपको एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई करना है। इन ऑप्शन से आपको सेलेक्ट करना है इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 2 4। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट्स मिलते हैं, पहला एसर्शन, दूसरा उसका रीजन दिया होता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन ए में बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। एंड ऑप्शन बी बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट reason is not correct explanation of assertion. Option C, assertion is right but reason is wrong. And option D, assertion is wrong but reason is correct. तो स्टूडेंट्स, इन 4 ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना होता है कि उन स्टेटमेंट्स के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion रीजन टाइप क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसर्शन जो दिया है वो ये है, अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। एंड रीजन दिया हुआ है, अ केमिकल इक्वेशन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मीन्स बोथ एसर्शन एंड रीजन्स आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। स्टूडेंट्स, अगर दोनों सेंटेंस सही होते हैं तो हमें दोनों का रिलेशन पता करना पड़ता है कि ये पहले वाले सेंटेंस का दूसरा वाला सेंटेंस एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए सबसे आसान मेथड ये है कि दोनों सेंटेंस के बीच में हम बिकॉज वर्ड ऐड करें। अगर दोनों सेंटेंस के बीच में हम बिकॉज ऐड करते हैं और सही सेंस हमको मिलता है तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा। अगर दोनों सेंटेंस सही हैं लेकिन बिकॉज ऐड करने पर सेंस नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। और फिर सी और डी में तुमको पता है, सी में फर्स्ट वाला करेक्ट होता है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, और डी में फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होता है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होता है। या इसके अलावा दूसरे भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसमें दोनों स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो। ठीक, तो हमारा सजेशन यही है, इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप एक बार ऑप्शंस जरूर पढ़ लेना कि कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। There is assertion, a magnesium ribbon should be cleaned before burning in air. And reason is given, magnesium burns with dazzling light. तो स्टूडेंट्स, इन 2 सेंटेंसेस के लिए कौन सा ऑप्शंस आपको सही लगता है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राइट ऑप्शन होगा आपका बी, मीन्स बोथ assertion and reason are correct but reason is not correct explanation of assertion.
क्योंकि स्टूडेंट्स इन दोनों सेंटेंस में देखा जाए तो दोनों सेंटेंस सही हैं और इनके बीच में अगर हम बिकॉज वर्ड ऐड करते हैं तो हमें कोई सेंस क्लियर नहीं मिलता है, लेकिन दोनों सेंटेंस सही हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। बहुत सारे दूसरे लोग आपको MCQH की प्रैक्टिस करा करके, असर्शन रीजन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करके आपको 1 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपकी प्रिपरेशन कराने की गारंटी लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हमारा मानना ये है, डीप स्टडी आप नहीं करेंगे जब तक आपका कंटेंट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपकी डीप स्टडी नहीं होगी तब तक MCQH क्वेश्चन क्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि MCQH क्वेश्चन बहुत ही टाइप से बनाए जा सकते हैं, एक ही पॉइंट पर बहुत ही तरह के क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो आप MCQH क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लाए हैं आप लोगों के लिए डीप स्टडी इन इजी वे JUChem चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Types of chemical reactions. Students, there are 4 types of chemical reaction. 1, combination reaction. 2, decomposition reaction. 3, displacement reaction. And 4th, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स आपने शायद पढ़ा हो और भी बहुत सारी टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, लेकिन मेनली यही 4 टाइप की रिएक्शंस आपको याद रखनी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा आपने पढ़ी होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और भी बहुत सारी रिएक्शंस। लेकिन स्टूडेंट्स सिर्फ 4 टाइप रिएक्शंस होती हैं और बाकी जो टाइप्स हमने अभी बताए हैं वो इन्हीं की कैटेगरीज हैं। जैसे कि आपको हमेशा याद रखना है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वही जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वही जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम एक दूसरे को कोरिलेट करके आपके स्टडी मटेरियल को छोटा करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ें लर्न हो जाएं। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं इस रिएक्शन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? व्हेन 2 or more than 2 types of substances chemically combine together and form one product, then it is called combination reaction. Suppose that there is a and B. These both substances combine together and form product AB. इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड होकर के एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जैसा कि हमने बताया कि जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको भी हम प्रोडक्ट के साइड में ही लिखते हैं, यानी हीट एनर्जी को हम प्रोडक्ट के साथ में लिखेंगे। ठीक,
अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप लाइम जानते हैं, लाइम जिसे आप क्विक लाइम भी कहते हैं। अगर किसी कंटेनर में या बाउल में हम क्विक लाइम लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं, इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, तो क्या होगा, वाटर इस क्विक लाइम के साथ रिएक्ट करेगा। ये क्या है, लाइम। और जब लाइम के साथ वाटर की रिएक्शन होगी तो इससे प्रोडक्ट बनेगा। ये लाइम वेट हो जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा स्लैग्ड लाइम। क्लियर? इस केमिकल प्रोसेस को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फार्मूला ऑफ लाइम इज CaO and it react with water means H2O. After reaction it convert into slacked lime and formula for slacked lime is CaOH whole twice. Its chemical name is calcium oxide. This is water and its chemical name is कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ये दो सब्सटेंस केमिकली कंबाइंड होकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इस प्रोसेस में जिस बाउल में हमने रिएक्शन कराया था, अगर बाद में हम उसको टच करते हैं तो हमको हॉट लगता है। इसका मतलब इस प्रोसेस में हीट एनर्जी भी रिलीज्ड हुई। तो उस हीट को हम प्रोडक्ट के साइड में मेंशन करेंगे क्योंकि वो प्रोड्यूस हुई है, इसलिए प्रोडक्ट के साथ में हम हीट भी लिखते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, यानी हीट एग्जिट हो रही है। क्लियर? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, लाइक नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन it form ammonia. Now balance it. 3 hydrogen, 2 nitrogen form 2 molecule of NH3. इस रिएक्शन में भी दो रिएक्टेंट्स कंबाइंड होकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और साथ ही साथ इस प्रोसेस में हीट भी इवॉल्व होगी, बिकॉज जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। Carbon when burned in the presence of air then it convert into carbon dioxide. This is also a combination reaction because carbon and oxygen, these are two substances and chemically combine together and form one product, and heat energy is also evolved in this process. This is a combination reaction. Clear? चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म वन सब्सटेंस। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, वन सब्सटेंस डिकम्पोजेज इनटू सिंपलर फॉर्म एंड प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट्स। अगर कोई कंपाउंड, कोई सब्सटेंस डिकम्पोज होता है, ब्रेक होता है और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार होते हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी कंज्यूम्ड इन द केमिकल प्रोसेस। जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी कंज्यूम होती है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। ठीक? और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक प्रोसेस होती हैं। क्यों होती हैं आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक सब्सटेंस है AB और ये अपने सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाता है A और B में।
तो ये कैसी रिएक्शन होगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन one reactants convert into more than one product then it is called decomposition reaction। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी सब्सटेंस को हमें ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? वहाँ हमको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर ये पेन है, हमें इसे ब्रेक करना है तो क्या करेंगे? इस पर एनर्जी अप्लाई करेंगे तभी ये ब्रेक होगा। उसी तरह से अगर कोई केमिकल कंपाउंड है, अगर हमें उसे ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो जब हम इस सब्सटेंस को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये अपने सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब ये सब्सटेंस एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। देन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, एक बार में हम दो चीज़ें साथ साथ स्टडी करते चल रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने कोरिलेट किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे कि पिछले रिएक्शन में हमने देखा था कि सिलेक्ट लाइम बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो चूंकि क्विक लाइम में वाटर ऐड करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला था, जब हम इसको हीट करेंगे तो वाटर यहाँ से इवापोरेट हो जाएगा और ये फिर से क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स इट कन्वर्ट इनटू क्विक लाइम एंड वाटर वेपर आल्सो इवॉल्व फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हीट एनर्जी देने पर ये ब्रेक हो रहा है। दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि जिस टाइप की हम एनर्जी दे रहे हैं इसको ब्रेक करने के लिए, उस एनर्जी के बेस पर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं आइए देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। थर्मल डिकम्पोजिशन, जब हम सब्सटेंस को ब्रेक कराने के लिए हीट एनर्जी का यूज करते हैं तो वो होती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड, इलेक्ट्रोलिसिस। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो जब हम सब्सटेंस को ब्रेक कराने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होगी? वो होगी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। क्लियर? एंड नेक्स्ट, थर्ड टाइप इज फोटोलिसिस। स्टूडेंट्स, फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट और लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन। जब हम सब्सटेंस को ब्रेक कराने के लिए सनलाइट का यूज करते हैं तो इस टाइप का डिकम्पोजिशन क्या होता है? फोटोलिसिस। इसे हम कहेंगे फोटोलिसिस। अब 1 बाय 1 सभी के एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में एग्जांपल्स अक्सर पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इससे बहुत टाइप के बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स व्हेन वी यूज हीट एनर्जी टू ब्रेक डाउन द सब्सटेंस, that is thermal decomposition reaction. For example, calcium carbonate. Calcium carbonate means chalk या खड़िया जिसे कहते हैं। अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। दिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब एक रिएक्शन में सब्सटेंस को हम हीट प्रोवाइड कराते हैं तो उस हीट को हम एरो के ऊपर लिखते हैं, और जब रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है तो उस हीट को हम प्रोडक्ट के साइड में लिखते हैं। इज इट क्लियर? नाउ सी अनदर एग्जांपल, NH3। NH3 को हीट करते हैं तो ये अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है N2 और H2 में। क्योंकि यहां पर भी हीट प्रोवाइड कराई गई है इसलिए हीट को हम एरो पर लिखेंगे और ये होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में।
इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स व्हेन ब्रेक डाउन सब्सटेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स जब हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू किसी सब्सटेंस को उसके सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो वो प्रोसेस कही जाती है इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे अगर हम एक कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं वायर के थ्रू, और इस कंटेनर में फिल करते हैं वाटर। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं बोर्ड में। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड लिए हैं, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रोड पर प्लस चार्ज है, तो जिस पर प्लस चार्ज होता है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? एनोड। दिस इज एनोड। और दूसरा इलेक्ट्रोड जिस पर माइनस चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड। अब इस वाटर में हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिया और इसमें करंट पास करते हैं। क्या वाटर में करंट पास होगा? स्टूडेंट्स, वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट या फिर एसिड ऐड करते हैं। बोर्ड में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हम उसमें सॉल्ट या एसिड क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो सके। इलेक्ट्रोलाइट लाइक सॉल्ट या एसिड जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट इजीली कंडक्ट होगा, और इजीली कंडक्ट होने पर क्या होगा? यहाँ पर केमिकल चेंजेज होंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैसे ब्रेक होता है, इस प्रोसेस को समझते हैं। अब इन इलेक्ट्रोड्स को हम टेस्ट ट्यूब से कवर कर देते हैं। इन टेस्ट ट्यूब में भी वाटर फिल है। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो केमिकल प्रोसेस होती है, केमिकल चेंजेस होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल अपने सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होगा। क्या प्रोसेस होती है आइए देखते हैं। करंट पास करने पर वाटर मॉलिक्यूल अपने सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होगा, मीन्स ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर जब डिसोसिएट होगा तो H आयन और OH आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक, अगर हमें बैलेंस इक्वेशन चाहिए लास्ट स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, तो हमें यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। 4 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो 4 हाइड्रोजन आयन बनाएगा और 4 OH आयन बनाएगा। ठीक, करंट पास करने पर कैथोड पर नेगेटिव चार्ज आता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव कैथोड अपनी तरफ पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज इस पर क्यों आता है? ड्यू टू एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के कलेक्ट होने पर कैथोड पर नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव पॉजिटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर पॉजिटिव आयन क्या है? हाइड्रोजन आयन एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा? हाइड्रोजन आयन पहुंचेंगे और ये कैथोड से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के आयन को चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे और हाइड्रोजन आयन को कन्वर्ट कर देंगे एटम्स में, और एटम्स रीअरेंज होकर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मींस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक, एनोड पर क्या होगा? एट एनोड, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव आयन है OH आयन। OH आयन को एनोड अट्रैक्ट करेगा। 4 OH आयन थे, ये OH आयन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे जिससे इसका चार्ज खत्म होगा और फिर एटम रीअरेंज होंगे और 2H2O वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे।
तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो जाता है, और 2 ऑक्सीजन जो बचेगा वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इससे 4 इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। क्लियर? OH आयन से 4 इलेक्ट्रॉन इमिट हुए और ये आयन से एटम्स में कन्वर्ट होते हैं। ये एटम रीअरेंज होकर के 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बनाएंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के बनाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन ने रिसीव कर लिया था उतने इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर फ्री हो जाते हैं और एनोड से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं कैथोड को, और इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता रहता है और वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होते रहते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, यह हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर जाएगी और वाटर को डिस्प्लेस करके यहां पर कलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन गैस ऊपर जाकर के कलेक्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख रहे होंगे कि कैथोड में ज़्यादा हमने स्पेस रखा है और एनोड में कम स्पेस रखा है। इसका भी रीज़न है, इससे भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन कितना बन रहा है? 4 मॉलिक्यूल के ब्रेक होने पर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बन रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बन रहा है। मीन्स जितनी हाइड्रोजन बनती है गैस उसका हाफ ऑक्सीजन बनती है, या ये कह सकते हैं जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो चलिए डिकम्पोजिशन में अब देखते हैं थर्ड टाइप, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मीन्स, फोटो मीन्स लाइट, lysis means breakdown, means when any chemical compounds break down due to the effect of light. So this is the photolysis process. Students, generally photolysis के एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ते हैं when silver chloride exposed in the sunlight, then it break down into silver and chlorine gas. बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो वो ग्रे कलर का क्यों हो जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, सिल्वर क्लोराइड अगर हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। क्लोरीन गैस तो इवॉल्व हो जाती है, मीन्स सिल्वर की वजह से वो सोल्यूशन ग्रे कलर का हो जाता है। इसी तरह से सिल्वर के साथ दूसरे हैलोजन कंबाइंड होकर के कंपाउंड्स बनाते हैं। हैलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सारे एलिमेंट सिल्वर के साथ अटैच होकर के कंपाउंड बना सकते हैं और जनरली इनका लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो जाता है। जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज किया जाता है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक, ये भी एक डिकम्पोजिशन प्रोसेस है जो कि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। इसका मतलब ये भी एक फोटोलिसिस प्रोसेस है। इससे भी बोर्ड में एक क्वेश्चन बनता है, फोटोग्राफिक प्लेट को परमानेंट बनाने के लिए किस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्यूशन का यूज फोटोग्राफिक प्लेट को परमानेंट बनाने में किया जाता है। ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? जैसे पहले स्टार्टिंग में जो कैमराज आते थे तो उसमें नेगेटिव एक रील पड़ती थी, नेगेटिव जिसे कहते थे, या फिर डॉक्टर्स के पास जब हम एक्सरे कराने जाते हैं तो एक्सरे की जो फिल्म होती है उसी फिल्म को हम फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। तो होता क्या है कि जब उस फिल्म पर लाइट रेज पड़ती हैं या एक्स रेज पड़ती हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट काली पड़ जाती है।
इसीलिए तुम्हारा एक्सरे लेने के बाद उसको फिर एक डार्क रूम में ले जाते हैं और वहाँ पर वॉश करते हैं, जिससे वो परमानेंट बन जाती है। डार्क रूम में क्यों ले जाते हैं? ताकि सनलाइट उस पर ना पड़े, क्योंकि जब एक्सरे कराया जाता है तो एक्स रेज आप पर डाली जाती हैं और एक्स रेज बोन्स को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, बोन का एरिया वाइट रह जाता है, बाकी प्लेट काली पड़ जाती है। फिर उसको सिल्वर ब्रोमाइड सोल्यूशन से वॉश कर देते हैं, जिससे वो परमानेंट हो जाती है। तो इस तरह से सिल्वर ब्रोमाइड का यूज हम फोटोग्राफिक प्लेट को परमानेंट बनाने में करते हैं। एक क्वेश्चन और ये भी पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को कलर्ड बॉटल में डार्क प्लेस पर क्यों रखा जाता है? तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। सनलाइट से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कलर्ड बॉटल में रखते हैं, ताकि सनलाइट उसके अंदर ना जाए और सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन ना हो। क्लियर? तो ये थे टाइप्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने देखा कि यहाँ पर हमें एनर्जी सब्सटेंस को देनी पड़ती है। हीट के रूप में देंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में देंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस, सनलाइट के फॉर्म में देंगे तो फोटोलिसिस। और जब हम किसी केमिकल को एनर्जी देते हैं और तब उससे प्रोडक्ट बनता है तो वो रिएक्शंस कही जाती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। चलिए अब दूसरे टाइप्स देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? व्हेन एन एलिमेंट displace or remove ions of another compound, then it is called displacement reaction. For example, suppose that यहाँ पर एक substance है AB और उसके साथ एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है C। रिएक्शन में अगर ये एलिमेंट C इसमें से किसी आयन को रिप्लेस कर दे, जैसे मान लेते हैं इसने B को रिप्लेस कर दिया, इसने B को रिप्लेस कर दिया, तो ये कंपाउंड बनाता है C और B रिप्लेस हो जाएगा। ठीक? तो यहाँ पर ये एलिमेंट इस कंपाउंड के B एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए इस टाइप की जो रिएक्शंस होंगी उन्हें हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जांपल देखिए। आयरन ऑक्साइड, अगर हम इसकी रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ कराते हैं तो एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और ये इसकी प्लेस पर एडजस्ट हो जाएगा और बनाएगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और आयरन डिस्प्लेस होकर के सेपरेट हो जाएगा Fe 2Fe। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस कंपाउंड से इस एलिमेंट ने एक आयन एक्सचेंज कर दिया और नया कंपाउंड बनता है, तो ये होगी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये ध्यान दीजिए कि रिएक्टेंट साइड में एक कंपाउंड होगा और दूसरा एलिमेंट होगा, और वो एलिमेंट कंपाउंड के किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा होगा। अगर ये है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन में अगर हम आयरन ऐड करते हैं, मीन्स कॉपर सल्फेट के साथ आयरन की रिएक्शन अगर होती है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये बनाएगा FeSO4 और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। ठीक? इस एक्सपेरिमेंट को आप एक्टिविटी के फॉर्म में कर भी चुके होंगे या अर्थ में पढ़ा भी होगा। आपको याद दिला देते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि होता है ब्लू कलर का। ठीक? अगर हम एक बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं CuSO4 और इसमें अगर हम एक आयरन नेल डिप कर दें, एक आयरन नेल डिप कर देते हैं, कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे
कि आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है और धीरे धीरे इस सॉल्यूशन का कलर गायब हो जाता है और फिर काफ़ी टाइम के बाद हम देखेंगे कि इस सॉल्यूशन का कलर लाइट ग्रीन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट और यहाँ पर आयरन नेल, कॉपर सल्फेट और आयरन ये दोनों कांटेक्ट में आने पर आपस में रिएक्शन करेंगे। आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बनाएगा, ठीक, और फेरस सल्फेट ये होता है ग्रीन कलर का। तो ये जो ये सॉल्यूशन का कलर था ब्लू कलर, वो धीरे धीरे एक्सचेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन कलर में। और आयरन नेल पर एक ब्राउन कलर की लेयर क्यों बन जाती है? क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करता है, कॉपर के एटम्स बाहर निकलते हैं और तुम्हें पता है कि एटम्स कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। तो ये एटम जैसे डिस्प्लेस होंगे ये आयरन के सरफेस पर ही अटैच हो जाते हैं। तो धीरे धीरे आयरन नेल्स की सरफेस पर बहुत सारे कॉपर एटम कलेक्ट हो जाते हैं और इस तरह से कॉपर चूंकि ब्राउन कलर का है इसलिए एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। क्लियर? तो आप इस एक्टिविटी को घर पे भी कर सकते हैं और इससे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आसानी से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में कंपाउंड्स के कलर भी आपको याद करने पड़ते हैं, आपको कलर भी ध्यान में रखना है। तो याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर देता है और आयरन सल्फेट ये ग्रीन कलर देता है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने एक कंपाउंड लिया आयरन सल्फेट और इसकी रिएक्शन अब करा रहे हैं कॉपर के साथ। तो कोई बता सकता है क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां पर? स्टूडेंट्स, यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको आगे अभी पढ़ना है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की रिएक्टिविटी चेक की गई तो पता चलता है कि सारे एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, किसी की भी रिएक्टिविटी सेम नहीं है। कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ एलिमेंट्स कम रिएक्टिव होते हैं। तो इस बेस पर एक सीरीज बनाई गई, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको टॉप में रखा गया और फिर सीक्वेंस से एलिमेंट्स को नीचे अरेंज किया गया जिनकी रिएक्टिविटी कम थी। तो टॉप पर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और नीचे बॉटम में लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट रखे गए। तो इस तरह से एक सीरीज बनती है जिसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। स्टूडेंट्स, अगर इस टाइप की कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा, नीचे वाले सारे एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव होंगे। तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। तो इस तरह से कॉपर लेस रिएक्टिव है और आयरन मोर रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता और ये रिएक्शन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको आगे भी ध्यान रखना है कि इस टाइप के रिएक्शंस अगर कराते हैं तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज का ध्यान रखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब यहाँ पर हमने HCl एसिड लिया जिसकी रिएक्शन करा रहे हैं मेटल मैग्नीशियम के साथ। आगे जब एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि एसिड के साथ अगर मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर अगर हम मैग्नीशियम के HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ कंबाइंड होकर के सॉल्ट बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। स्टूडेंट्स, ये किस टाइप की रिएक्शन है? आप देख रहे हैं ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि एक कंपाउंड एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो एलिमेंट कंपाउंड के एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करके नया कंपाउंड बना रहा है। तो ये एक एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो हमेशा याद रखोगे स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल अगर आपको याद करने हैं तो सिंपल मेथड है, किसी एसिड की मेटल के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि मेटल हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, मीन्स ऐसा मेटल होना चाहिए जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, मीन्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी स्टूडेंट्स वो एसिड से हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है, नहीं तो ये रिएक्शन फिर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर हम HCl की रिएक्शन कॉपर के साथ कराते हैं तो हम रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ेंगे तो देखेंगे हाइड्रोजन का प्लेस कॉपर से ऊपर है, मीन्स हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। इसका मतलब कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? तो इस चीज को याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? जब हम दो कंपाउंड्स की आपस में रिएक्शन कराते हैं और वो दोनों कंपाउंड्स अपने आयन एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ऐसी रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे एक सब्सटेंस है AB और दूसरा सब्सटेंस है CD, ये दोनों कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करें और अपने आयन एक्सचेंज कर लें। जैसे C ने A को डिस्प्लेस कर दिया और ये बन गया CB। A डिस्प्लेस होकर के D के साथ कंबाइंड होता है और ये बनाता है AD। तो इस तरह से दोनों सब्सटेंस आपस में अपने आयन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट व्हेन रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड। आफ्टर रिएक्शन these substances exchange their ions and form NaCl and BaSO4। इस रिएक्शन को आप एक्टिविटी के थ्रू देख भी सकते हैं। जैसे अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लें, इस टेस्ट ट्यूब में हम सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम सल्फेट का, Na2SO4 का, और फिर उसमें हम ऐड कर देते हैं सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड का, BaCl2 का। ठीक, दोनों सब्सटेंस ऐड करने पर ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है। मीन्स जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो इस टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल हो जाएगा। और सोडियम क्लोराइड, दिस इज द कॉमन सॉल्ट, ये सॉल्ट है जो कि इजीली वाटर में सॉल्वेबल होता है। तो ये यहाँ पर सॉल्ट वाटर में सोल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा, बाकी बेरियम सल्फेट जो है उसका प्रेसिपिटेट हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि दोनों कंपाउंड्स अपने आयन एक्सचेंज करके नए प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन क्या होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको आसानी से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस याद करनी है तो उसके लिए भी आसान सा तरीका बता दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हमने HCl और NaOH के बीच रिएक्शन कराया। आपको पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। और आपको पता है एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर। यहाँ पर बेस का पॉजिटिव आयन और एसिड का निगेटिव आयन आपस में कंबाइंड होकर के बनाएगा साल्ट NaCl, और H आयन OH आयन के साथ कंबाइंड होकर बनाएंगे वाटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो कंपाउंड्स हैं और दोनों कंपाउंड्स अपने आयन एक्सचेंज करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। और आप आगे ये भी पढ़ेंगे कि इसी रिएक्शंस को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इट मीन्स जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो सारी डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, है ना इंटरेस्टिंग बात कि हम एक साथ कई सारी चीज़ें लर्न करते हुए चल रहे हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, H2SO4, दिस इज एसिड, और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? बेस। इसी को ही कहते हैं स्लैग्ड लाइम। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ स्लैग्ड लाइम की रिएक्शन कराएंगे तो बेस का पॉजिटिव आयन और एसिड का नेगेटिव आयन कंबाइंड होकर के बनाएगा सॉल्ट, क्या? CaSO4, और इसका दो हाइड्रोजन आयन दो OH आयन के साथ मिलकर के बनाएंगे दो वाटर मॉलिक्यूल। तो ये भी एक क्या होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये थे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पर हमने एक साथ कई चीज़ों को शामिल किया ताकि आपको लर्न करने में, कंटेंट को समझने में, टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अगर आप इस टाइप्स को याद करते हैं तो इनके साथ साथ और भी टाइप्स याद हो जाएंगे और आपको एग्जाम्पल भी लर्न करना ईजी हो जाएगा। जैसे हमने बताया 4 टाइप्स की रिएक्शन होती है: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि 3 टाइप्स आपने पढ़े: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस। और इससे आपको गेस होगा कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। फिर आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी हम पढ़ेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज मीन्स एलिमेंट्स को उनके रिएक्टिविटी के बेस पर एक सीरियल में रखा गया जिससे एक सीरीज बनती है, जिससे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ही डिस्प्लेस कर सकता है। इसके साथ हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन एक्सचेंज होते हैं और यहाँ पर अगर हम एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप होगा, मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं। तो एक साथ आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं, कई सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं एक साथ। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते रहें। स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को आप ज़रूर शेयर करिएगा जो किसी रीज़न से कोचिंग या ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।